हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस एसाइलम। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में हम लोग आज स्टडी करेंगे सीलिक डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड पेप्टिक अल्सर। सबसे पहले समझते हैं सीलिक डिजीज के बारे में। सीलिक डिजीज एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किसी पार्ट बॉडी के किसी पार्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। इसको हम लोग ऑटो इम्यूनिटी और डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज नाम दिया जाता है। सीलिक डिजीज की कंडीशन में जो इम्यून सिस्टम है वो एक प्रोटीन जिसको नाम देते हैं ग्लूटिन प्रोटीन, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। ग्लूटिन प्रोटीन जो ग्लूटिन प्रोटीन है वो व्हीट में पाई जाती है, बार्ली में पाई जाती है या फिर राई में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। ये ग्लूटिन जो डो होता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और उसके अंदर इलास्टिक नेचर प्रोवाइड करने का काम करती है। ये जब कोई पर्सन व्हीट या फिर बार्ली या फिर राई को इनटेक करता है तो वो जब उसका डाइजेशन होता है फूड डाइजेशन के बाद में जब एब्जॉर्प्शन के लिए ये कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूटिन है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो वहां पर जब विलाई के थ्रू उसे एब्जॉर्ब किया जाता है तो उस वक्त जो इम्यून सिस्टम है वो इंटेस्टाइनल जो लेयर है, जो टिश्यू है, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, विलाई को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ये कंडीशन होती है सीलिक डिजीज डिजीज की। देखते हैं। Celiac disease is an autoimmune disorder in which the body react abnormally to the gluten. Gluten, a protein found in the wheat, barley, and rye. It damages the small intestine, especially villi, and reducing the nutrients absorption. अब villi डैमेज होंगे तो फिर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ग्लूटिन इंटर्स इन इंटेस्टाइन, ग्लूटिन इंटेस्टाइन में एंट्री किया, इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा क्योंकि इम्यून सिस्टम ग्लूटिन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है सीलिक डिजीज में। फिर इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा एंड डैमेज टू विलाई, विलाई डैमेज होंगे। न्यूट्रिएंट्स बोले तो आयरन, कैल्शियम, वाइटामिन्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड प्रॉपर्ली, वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, बोले तो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन डेवलप होगी। अब इसके काज क्या है? काज में बात करते हैं। सबसे पहले काज इसका इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक कॉज में आते हैं। जेनेटिक कॉज में प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक जीन, ये जीन आपको याद रखना है, HLA-DQ2, HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8। तो ये दोनों जीन इस सीलिक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा है इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, मतलब ये ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाना। नेक्स्ट है रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ द ग्लूटिन कंटेनिंग फूड, लगातार उस पर्सन को ग्लूटिन वाले फूड ही देते जाना। नेक्स्ट है अदर ट्रिगर्स लाइक स्ट्रेस, इन्फेक्शंस एंड सर्जरीज। तो ये कुछ काज हैं जो कि सेलिक डिजीज को प्रमोट करते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण दिखेंगे, इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो क्रोनिक डायरिया, डायरिया वाली कंडीशन डेवलप होगी सीलिक डिजीज की कंडीशन में। ब्लॉटिंग की कंडीशन डेवलप होगी। एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग मतलब पेट का फूल जाना, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, वीकनेस, एनीमिया, डर्मेटाइटिस, स्किन प्रॉब्लम, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन इन द फीमेल। अब डायग्नोसिस, इसका जो डायग्नोसिस टेस्ट है वो सबसे पहला टेस्ट तो इसके जीन को आइडेंटिफाई करना ही है, ब्लड टेस्ट। इसके अलावा TTG, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज, ये सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट है। दूसरा है EMA, इंडोमाइसियल एंटीबॉडीज। These tests detect the autoimmune response to gluten, जो ग्लूटिन के ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को बताता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, सीलिक डिजीज। नेक्स्ट दूसरा है बायोस्पे विद द इंडोस्कोपी विथ बायोस्पे।
इंडोस्कोपी विद बायोस्पेस में क्या काम करते हैं कि इंटेस्टाइन की एक छोटी सी फिल्म लिया जाता है और उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। उसमें विलाई को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाता है। अगर विलाई फ्लैट होते जा रहे हैं, इसका मतलब वो पर्सन सीलिक डिजीज से इन्फेक्टेड है। तो a small piece of small intestine lining is examined and checked for villi damage. ट्रीटमेंट क्या है? स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट उसे लेनी है। तो सीलिक डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज के और भी कई एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें जो बॉडी के ज्वाइंट्स हैं उनके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। जैसे एक ऑटोइम्यून डिजीज है मस्थेनिया ग्रेविस। इसमें मसल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाते हैं। एक और डिजीज है जिसको बोलते हैं हाशिमोटो डिजीज। इसमें थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट डिजीज है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, इसको समझते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस को समझने से पहले सबसे पहले लैक्टोज को थोड़ा सा समझा जाए। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है। ये मिल्क में पाया जाने वाला शुगर है। मिल्क शुगर को लैक्टोज नाम देते हैं और मिल्क प्रोटीन को कैसीन प्रोटीन नाम दिया जाता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लैक्टोज इंटॉलरेंस में होता क्या है कि पर्सन लैक्टोज का प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाता। मतलब मिल्क प्रोटीन का प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाता। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि उसमें लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। अब ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो लैक्टेज एंजाइम है, ये एंजाइम पाया जाता है इंटेस्टाइन में। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जिसको बोलते हैं सकस इंट्रिकस, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड है वहां से ये निकलता है। सकस इंट्रिकस से ये रिलीज होता है लैक्टेज एंजाइम। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में ये एंजाइम निकलना बंद हो जाता है या फिर शुरुआत से ही ये एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन पर्टिकुलर लैक्टोज का प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाता। देखते हैं, इसको समझते हैं। lactose intolerance is the inability to digest lactose को डाइजेस्ट ना कर पाने की क्षमता। ए सुगर फाउंड इन द मिल्क, ये एक ऐसा शुगर है लैक्टोज जो कि मिल्क में पाया जाता है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम लैक्टेज एंजाइम, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो लैक्टेज एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम इज रिलीज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जिसको हम लोग सकस एंटेरिकस नाम देते हैं। व्हेन लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट, अगर लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है, देन लैक्टोज पास अनडाइजेस्टेड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अगर जो लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है तो प्रॉपर जो डाइजेशन होता है वो ड्यूडेनम वाले रीजन में होता है। स्टमक वाले रीजन में प्रोटीन का डाइजेशन, उसके बाद में नेक्स्ट डाइजेशन ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वहां ड्यूडेनम वाले रीजन में होगा। लेकिन अगर जो लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है तो फूड बिना डाइजेस्ट हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उस फूड का, उस लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे और फिर वहां से कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होती है। So when lactase enzyme absent, then lactose pass undigested into large intestine and it gets fermented by bacteria, and this causes gas, bloating, cramp and diarrhea condition. ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है ये तीन तरह का है: प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड कॉन्जेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस ये मोस्ट कॉमन है और ये इनिशियल स्टेज में, चाइल्डहुड के बाद में ये इनिशियल स्टेज में होने वाली कंडीशन है। मोस्ट कॉमन टाइप नेचुरल डिक्रीज इन द लैक्टोज आफ्टर चाइल्ड बर्थ। दूसरा है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो। और तीसरा है कॉन्जेनाइटल, ये जन्म से उसे
जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट ऑन द बर्थ, बर्थ से ही उसे ये कंडीशन के साथ में ही बच्चा पैदा हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन के साथ में। अब सिम्टम्स अपीयर, सिम्टम्स जैसे किसी पर्सन को लैक्टोज वाला फूड दिया गया तो लगभग 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक उसके बीच में या फिर 2 घंटे के बाद में इसके सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं इसके टेस्ट की बात करते हैं, तो टेस्ट में लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट, इसके अलावा स्टूल एसिडिटी टेस्ट। स्टूल एसिडिटी टेस्ट ये इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में जो इन्फेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, इस टेस्ट को थोड़ा सा समझिएगा। लैक्टोज इनटॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है वो उसको एम्प्टी स्टमक रखा जाता है, फिर उसके बाद में उसको लैक्टोज बॉडी में उसको दिया जाता है, मतलब वो इनटेक करता है लैक्टोज, फिर उसको 1.5 से 2 घंटे के बाद में उसको एग्जामिन करते हैं। शुरुआत में जब पर्सन एम्प्टी स्टमक था, खाली पेट था, जब उसे लैक्टोज दिया गया था, उस वक्त उसके ब्लड शुगर को मेजर करते हैं और 2 घंटे के बाद में फिर से उसके ब्लड शुगर को मेजर करते हैं। अगर उस पर्सन का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब उस पर्सन के बॉडी में लैक्टेज एंजाइम हैं जिन्होंने लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया है, तो इसका मतलब वो पर्सन नॉर्मल है। लेकिन अगर 2 घंटे के बाद में फिर से जब ब्लड टेस्ट किया गया और नॉर्मल शुगर लेवल नॉर्मल ही आया, पहले जितना ही आया, जितना पहले टेस्ट किया गया था ब्लड शुगर लेवल, उतना ही ब्लड शुगर लेवल आया, इसका मतलब बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी है, कमी है, वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से लैक्टोज का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाया है। तो इसको बोलते हैं लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। दूसरा होता है हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट भी ये ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है और ज्यादा सिंपल वे माना जाता है लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट के। हाइड्रोजन टॉलरेंस टेस्ट में करते क्या है, जैसे कोई पर्सन है, उस पर्सन को लैक्टोज वाली डाइट दी गई, अब 1.5 से 2 घंटे तक एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिन करने के बाद में फिर उसकी ब्रीथ की स्टडी की जाएगी, उसमें अगर जो हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी है। क्योंकि लैक्टेज एंजाइम अगर जो बॉडी में नहीं है, तो फिर वो जो लैक्टोज का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहेगा, बैक्टीरिया उसे फर्मेंट कर देंगे और फिर वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जो कि माउथ के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज होगा। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। ट्रीटमेंट क्या है, रिड्यूस और अवॉइड लैक्टोज कंटेनिंग फूड लाइक मिल्क, आइसक्रीम, चीज, मतलब डेयरी प्रोडक्ट को जिसमें लैक्टोज पाया जाए उसको अवॉइड करना है। और तीसरी डिजीज आती है वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा किया है, जैसे ये स्टमक वाला रीजन है, स्टमक वाले रीजन में अंदर की तरफ आपको ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन सेल्स में पहली सेल्स मैंने यहाँ पर लिखा है अर्जेंटाफिन सेल्स। ये अर्जेंटाफिन सेल्स रिलीज करती हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या काम करता है, ये स्टमक की लाइनिंग में जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, पूरे गैस्ट्रिक जूस के अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करता है ये गैस्ट्रिन हार्मोन। दूसरी सेल्स हैं पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, ये रिलीज करती हैं एचसीएल, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पैराइटल सेल्स नेक्स्ट होती हैं चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स, ये रिलीज करती हैं पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन बायोलॉजी में जहां कहीं पर भी जन वर्ड लिखा हो, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इस पेप्सिनोजन को एक्टिव करने का काम करता है एचसीएल करता है। और लास्ट सेल्स है म्यूकस सेल्स, दे रिलीज द म्यूकस। म्यूकस सब्सटेंस, ये म्यूकस इस जो इंटेस्टा, ये जो स्टमक वाली अंदर की वाल है, इसको चारों तरफ से कवर करती हैं, ये जो म्यूकस सेल्स है। और कवर करने की वजह से स्टमक में इनर वॉल में एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उस लेयर के फॉर्मेशन होने की वजह से जो एचसीएल है, एचसीएल यहाँ पर अपना निगेटिव रोल प्ले नहीं कर पाता। लेकिन पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में, अब पेप्टिक अल्सर में कई सारे कॉज हैं, उनमें से किसी कॉज की वजह से अगर
यहाँ पर HCl नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगे तो फिर वो म्यूकस की लेयर यहाँ पर डैमेज हो जाएगी, HCl नॉर्मल कांटेक्ट में आएगा और अपने आसपास में जहां कहीं पर भी इसका इफेक्ट होगा वहां पर वो डैमेज करेगा, म्यूकस की वाल यहाँ से रिमूव होगी और यहाँ की सेल्स को डैमेज करेगा, यहाँ पर एक सोर, एक अल्सर जैसी कंडीशन बन जाएगी जिसको हम लोग नाम देते हैं पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। पेप्टिक अल्सर समझते हैं इसको। ए पेप्टिक अल्सर इज ए सोर और इरोजन, कट जाना, वहां से डैमेज हो जाना वाल का, दैट फॉर्म्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, बोले तो ड्यूडेनम, काज्ड बाय द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड बोले तो वही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइप्स। तीन तरह के पेप्टिक अल्सर हैं। अगर जो ये चीजें स्टमक वाले रीजन में हो तो उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम वाले रीजन में हो तो उसे बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर, दैट इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओइसोफेजियल अल्सर, ओइसोफेजियल अल्सर लोअर एंड ऑफ द ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के जो नीचे वाला एंड है जहां पर ओइसोफेगस स्टमक से आकर जुड़ता है। अब बात करते हैं काज की, तो ये कैसे होता है। तो देखिएगा, ये पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल तो HCl है और HCl के अलावा एक बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, नाम आपको याद रखना है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये बैक्टीरिया है जो पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसको हम लोग पेन किलर्स बोलते हैं, जैसे आइबोब्रोफिन, डाइक्लोफेनिक, इन सब का लगातार बार बार यूज करते चले जाना, ये इंटेस्टाइन वाल या स्टमक वाल को इरिटेट करती हैं, HCl के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं। स्मोकिंग एंड एल्कोहल, स्मोकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पर स्टिमुलेट करता है इस सेल्स को, चीफ सेल्स या ये पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स को, ताकि लार्ज अमाउंट में HCl निकले। नेक्स्ट है स्ट्रेस और स्पाइसी एंड एसिडिक फूड, ये भी पेप्टिक अल्सर की कंडीशन को स्टिमुलेट करते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो बरिंग, एब्डोमिनल पेन, मतलब एब्डोमिनल वाले रीजन में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा हो, नाजिया, वोमिटिंग, सर चकराना, वोमिट वाली कंडीशन डेवलप होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, इनडाइजेशन एंड ब्लॉटिंग। इसका जो डायग्नोसिस टेस्ट है अपर GI इंडोस्कोपी, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी इंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें एक ट्यूब माउथ के अंदर ले जाते हैं स्टमक वाले रीजन से इंटेस्टाइन वाले रीजन में और पूरी लाइनिंग की इसकी स्टडी करते हैं। उसमें कैमरास होते हैं, कैमरा के थ्रू प्रॉपर उसका जो इमेज है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्ट, ये बैक्टीरिया अगर जो है तो उसके प्रेजेंस का टेस्ट। और नेक्स्ट है बेरियम मील एक्सरे टेस्ट। ट्रीटमेंट में आते हैं मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। अब मेडिकेशन में नॉर्मली एंटासिड का ही यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तब जब ये पता हो कि जो पेप्टिक अल्सर है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। तो ये तीन डिसऑर्डर हो गए, सीलिक डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड पेप्टिक अल्सर, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को आपको तैयार कर लेना है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।